दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक मैन ईटर्स एंड जंगल किलर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी अगली कहानी है द ममंदुर मैन ईटर। अब जिस जानवर के बारे में हम बात कर रहे हैं ये एक फीमेल थी और कुछ कारण था जिस वजह से ये मैन ईटर बनी थी। ये उसी इलाके में काम कर रही थी जहां मैंने पहले एक मैन ईटर मारा था, जिसकी स्टोरी आपने मेरी दूसरी बुक में पढ़ी होगी। उस बुक का नाम है द 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग और स्टोरी का नाम है द चमाला वैली मैन ईटर। दोस्तों, मेरा जो दूसरा चैनल है विवेक अवस्थी, उसकी प्लेलिस्ट में ये स्टोरीज हैं, क्योंकि पहले स्टोरीज मैं उसी चैनल पे सुनाता था। तो अगर आप विवेक अवस्थी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 9 मैन ईटर्स एंड वन रोग की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अब कुछ लोगों का कहना था कि ये मैन ईटर इसलिए बनी कि इसके साथी की मौत हो गई थी, इंसान ने उसका साथी मार दिया। कुछ लोगों का कहना था बचपन से ही इस पर बुरी आत्मा का साया था। अब सबसे पहले आदमी पर इसने तब हमला किया जब एक चरवाहा गाय चरा रहा था और उसकी एक गाय को निशाना बनाया इस टाइग्रेस ने। उस हमले के दौरान उसका आमना सामना हुआ उस चरवाहे से। उस चरवाहे की गर्दन तोड़ दी थी इस टाइग्रेस ने। वो बहुत ही बहादुरी के साथ और बहुत ही बेवकूफी भरे तरीके से इस टाइग्रेस को डराना चाहता था। चिल्लाता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था, अपना हाथ हिला रहा था हवा में और उसे लग रहा था कि वो चील कौवे उड़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से टाइगर भाग नहीं जाता, लेकिन अगर वो नॉर्मल टाइगर हो, उसके इरादे सिर्फ गाय मारने के हों, तो भाग भी जाता है। लेकिन ये टाइग्रेस तो कुछ और इरादा लेके आई थी। या तो गाय या उसका मालिक, कुछ तो चाहिए। तो वो भागने के बजाय उस चरवाहे की तरफ ही दौड़ पड़ी। अब उसे अपनी तरफ आते देख वो आदमी डर गया, वापस मुड़ के भागा। लेकिन टाइग्रेस ने हवा में उछलते हुए एक पंजा मारा जिसने उसके सर से लेके पीठ से हिप्स तक का पूरा हिस्सा खोल के रख दिया। टाइग्रेस के वजन से वो आदमी जमीन पर गिर गया, बुरी तरह से घायल था। टाइग्रेस का भी पहला अटेम्प्ट था। उसने सोचा पहली बार में इतना काफी है। उसके बाद वो वापस मुड़ी उस गाय की तरफ जिसे उसने अभी अभी मारा था। अब दूर से चरवाहे हड्डियों के तोड़ने की आवाजें सुन रहे थे। वो हड्डियों के टूटने की आवाज थी उस गाय की जिसे कि टाइग्रेस खा रही थी। थोड़ी ही दूर पे ये चरवाहा जो बुरी तरह से घायल था पड़ा हुआ था। ये जिंदा था, होश में था, लेकिन इसने उठने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर ये उठा तो दोबारा टाइग्रेस हमला करेगी और इस बार छोड़ेगी नहीं। वो आदमी लेटे लेटे अपना सर घुमा पा रहा था और सर घुमा के उसने देखा थोड़ी ही दूर पर टाइग्रेस गाय को खा रही है। उस आदमी ने एंडरसन को बताया अपनी जिंदगी का वो वाला घंटा वो कभी भूल नहीं पाएगा। पूरे 1 घंटे टाइग्रेस गाय को खाती रही, बीच बीच में अपना सर उठा के उस आदमी की तरफ देखती थी, यानी कि मैं। एक बार तो टाइग्रेस उठी, 3-4 कदम आगे बढ़ी इस आदमी की तरफ। ये बुरी तरह से डर गया था, चिल्लाना चाहता था और डर के भागना भी चाहता था। लेकिन जब इसने भागने की कोशिश की तो उसे मालूम चला ये तो हिल भी नहीं पा रहा है, और यही वजह थी कि ये बच गया, क्योंकि टाइग्रेस वापस लौट गई। 1 घंटे से ऊपर हो चुका था और टाइग्रेस ने सोचा कि अब वो बहुत खा चुकी। उसके बाद टाइग्रेस वहीं बैठ गई, अपने पैरों को चाटने लगी, अपने चेहरे को भी चाट के साफ कर रही थी। अब उसके बाद वो टाइग्रेस खड़ी हुई, उसने एक अंगड़ाई ली, एक बार मुड़ के इस चरवाहे की तरफ देखा और उसके बाद आराम से जंगल की तरफ चली गई। अब चरवाहे ने 10 मिनट और इंतजार किया कि टाइग्रेस दूर चली जाए। उसके बाद उसने उठने की कोशिश की, अब वो उठ पा रहा था और उसके बाद वो भागता हुआ आया अपने गांव की तरफ, जितनी तेजी से वो भाग सकता था। अब इस कहानी का अगला चमत्कारिक पहलू ये है कि वो व्यक्ति ठीक हो गया बिना किसी इलाज के। टाइग्रेस के पंजे जिनसे कि इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा मांस जिसने बाहर निकाल दिया था, वो घाव भी ठीक हो गए और बिना पेनिसिलिन के उसे इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। यानी जाको राखे साइया मार सके ना कोई। उसका इलाज गांव के झोला छाप डॉक्टर ने किया था। गाय के गोबर में कुछ जड़ी बूटियां मिला के उसके घाव पर लगाई गई थी।
शायद उसने जो अपने ऊपर चादर ओढ़ी थी, टाइग्रेस के पंजों में जहरीले बैक्टीरिया थे, वो शॉल में ही रह गए थे, घाव तक पहुंचे नहीं थे। ये सारी घटना 4 मील की दूरी पर हुई थी ममंदुर रेलवे स्टेशन से। वहां से थोड़ा आगे बढ़ने पर चट्टानी इलाका आता है, थोड़ी ढाल आती है और उस ढाल के नीचे बह रही होती है एक सुंदर सी स्ट्रीम। अब अगली घटना भी जो हुई, उसमें भी टाइग्रेस ने एक इंसान को घायल किया था, मारा नहीं था, लेकिन वो इंसान उतना भाग्यशाली नहीं था। अपनी चोटों से उसकी मौत हो गई। घटनाक्रम कुछ वैसा ही हुआ था जैसे पहले हुआ। टाइग्रेस ने गायों के एक झुंड में से एक गाय को सेलेक्ट किया और उस पर हमला कर दिया। रेलवे लाइन से बहुत ज्यादा दूर थी नहीं। अब जैसे गाय डर के चरवाहे की तरफ से भागी, वो आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि क्या वजह है, किसने डराया मेरी गाय को। इस बार अब जैसे ही वो आदमी आगे बढ़ा, उसने देखा कि एक गाय मरी पड़ी है, टाइग्रेस उसके ऊपर बैठी है। इस आदमी ने गाय को भगाने की कोई कोशिश नहीं की, ये बस डर गया। सरप्राइज की वजह से अचानक से चौंक के खड़ा हो गया, ना हिला ना डुला। लेकिन टाइग्रेस उठी, छलांग मार के इस आदमी को बुरी तरह से घायल करने के बाद वापस लौट गई उस गाय पर और फिर उसे खाने लगी। इस आदमी के पास मदद आई करीब 3 घंटे के बाद। गाय भाग के रेलवे लाइन के आसपास दौड़ रही थी और जब खबर मिली तो उस चरवाहे का भाई ढूंढने के लिए आया। उसने देखा गाय तो यहाँ वहां घूम रही है, लेकिन उसका भाई नहीं दिख रहा। अब रेलवे लाइन के पास खड़े होकर उसने जोर जोर से अपने भाई को आवाजें लगाई, लेकिन भाई का कोई जवाब आया नहीं। वो आदमी समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो फौरन अपने गांव वापस लौट गया और वहां से मदद लेकर वापस आया। अब गांव के लोग जो कि सर्च पार्टी में शामिल थे, उन्होंने पशुओं के पैरों के निशान को फॉलो करना शुरू किया। आगे बढ़ने पर उन्हें वो आदमी मिल गया, बुरी तरह घायल था, खून का तालाब था उसके चारों तरफ, बहुत ज्यादा खून बह चुका था, करीब करीब मरने ही वाला था। अब ये लोग उस चरवाहे को रेलवे स्टेशन लेके आ गए। इन्हें इंतजार था गुड्स ट्रेन यानी कि मालगाड़ी का, जो कि आने वाली थी। इन्होंने सोचा था कि गार्ड के कैबिन में उसे लिटा देंगे और लेके जाएंगे रेणीगुंटा, जहां पर हॉस्पिटल है। लेकिन जब तक वो मालगाड़ी आती, उसके पहले ही ये इंसान मर चुका था। तो ये टाइग्रेस 2 आदमियों पे हमला कर चुकी थी, जिसमें से एक की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इसने किसी भी आदमी को खाया नहीं था। जब तीसरा हमला इस टाइग्रेस ने किया, तब उसके अंदर आदमियों को खाने की प्रवृत्ति जागृत हुई। तीसरी बार भी इस टाइग्रेस ने चरवाहों पर हमला किया। गाय चर रही थी, वहीं पर इसने हमला किया, लेकिन इस बार जो हमला हुआ था उसमें एक दूसरा चरवाहा भी शामिल था। इस बार टाइग्रेस ने गाय को नहीं, एक बैल को निशाना बनाया था। जब बैल के ऊपर टाइग्रेस कूदी तो बैल ताकतवर था, पहली बार में नीचे गिरा नहीं। टाइग्रेस उसकी पीठ पर सवार थी, बैल भाग रहा था और भागते भागते वो बैल दोनों चरवाहों के पास से गुजरा। अब उन 2 चरवाहों में से एक, जो कि ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचा, डर के मारे भागा। दूसरा डर के मारे वहीं खड़ा हो गया, जड़वत, न हिला न डुला। अब भागते हुए आदमी ने मुड़ के देखा तो टाइग्रेस, जो कि बैल की पीठ पे सवार थी, उसने बैल को छोड़ा और उस चरवाहे को पकड़ लिया। अब उसके बाद इस आदमी ने दोबारा मुड़ के नहीं देखा, जो कि भाग रहा था। ये भागता रहा, भागता रहा, भागता ही रहा। अब जब सर्च पार्टी लाठी डंडे और भरमार बंदूकों के साथ वहां पर वापस आई तो देखा वो चरवाहा था नहीं। तो वो रेस्क्यू पार्टी वापस लौट गई कि और लोगों को लेके आना है। फिर करीब 100 लोग उन्होंने जमा किए और उसके बाद जब दोबारा आए उसी जगह पर पहुंचे। अब जब खून के निशान मिले और उसे फॉलो करते हुई वो टीम आगे बढ़ी, थोड़ी ही दूर पर उस इंसान की बॉडी मिल गई। वो मुंह के बल लेटा था, उसकी छाती और हिप से थोड़ा सा हिस्सा टाइग्रेस ने खाया था। अब अगले 2 महीनों में 3 लोगों को उस टाइग्रेस ने और अपना शिकार बना लिया। अब इन 3 आदमियों में एक चरवाहा था, एक यात्री था जो कि रेनीगुंटा की तरफ जा रहा था, और एक लुम्बानी था जो जंगल में शहद लेने जा रहा था। अब इसके बाद कोई भी अपने पशु चराने जंगल में नहीं जाता था,
कोई भी यात्री पैदल चल के रेनीगुंटा की तरफ नहीं जाता था, वो ट्रेन में ही जाते थे। और कोई भी व्यक्ति जंगल में शहद लेने भी नहीं जाता था। और मिस्टर लिटिलवुड, जो कि उस टाइम पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मामंदिर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कुछ दिन रुकूं, यहाँ पर आराम करूं और इस टाइग्रेस को मार कर ही वापस जाऊं। अब 15 दिन की प्रिविलेज लीव लेके केनेथ एंडरसन चल पड़े ट्रेन से मामंदिर की तरफ। लेकिन ट्रेन बहुत स्लो थी और इनको पहुंचते पहुंचते 3:30 बज गए दोपहर के। और जो फॉरेस्ट बंगलो है वो 7 फरलॉन्ग की दूरी पर है रेलवे स्टेशन से, और वो भी पहाड़ी के ऊपर। रास्ते में पड़ता है मामंदिर गांव, जहां पर केनेथ एंडरसन थोड़ी देर के लिए रुके और लोगों को मालूम चला कि अब एंडरसन साहब आए हैं तो इसको मार कर ही जाएंगे। अब गांव में इस बात की सूचना देने का जो काम केनेथ एंडरसन ने किया था, जानबूझ के किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि यह खबर फैले और उससे जिस व्यक्ति को जो भी खबर मिलेगी टाइगर की, वो जरूर मेरे पास आएगा मुझे बताने के लिए। अब 3 भैंस के बच्चे यानी कि यंग बफेलो खरीदने के लिए पैसे दिए केनेथ एंडरसन ने गांव वालों को, कैश। और वहां पर एक लोकल शिकारी था जिसका कि नाम था अरोकिया स्वामी। उसकी सेवाएं केनेथ एंडरसन पहले ले चुके थे। अब जो फॉरेस्ट बंगलो था उसमें बहुत ही बढ़िया वरांडा बना हुआ था और 5 फायर लाइंस, जिन्हें कि कई बार लोग फॉरेस्ट लाइन भी बोल देते हैं, वो ममांदुर आती थी, रेलवे स्टेशन की तरफ से भी आती थी। और जो फॉरेस्ट बंगलो का वरांडा था, वहां से जो फायर लाइंस जंगल की तरफ जाती थी, उनसे मीलों दूर तक दिखाई देता था। अब जो उत्तर दिशा की तरफ फायर लाइन जाती थी, वो उसी तरफ जाती थी जहां पर टाइग्रेस ने पहला अटैक किया था। अब कुल मिला के आप कल्पना कर लीजिए कि ये जो फायर लाइंस थी किसी बड़े से पहिए के स्पोक की तरह थी। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि पुराने समय में जब यहाँ पर शिकार बहुत ज्यादा मिलता था, मैं इस फॉरेस्ट बंगलो में आके रुकता था और इस वरांडे में खड़े होके दूरबीन लगा के इन फायर लाइंस या फिर फॉरेस्ट लाइंस से किलोमीटरों दूर तक देखा करता था। सामर डियर, स्पॉटेड डियर या फिर मोर इस तरफ से उस तरफ क्रॉस करते अक्सर नजर आ जाते थे। एक बार मैंने सुबह सुबह भालू को वो फायर लाइन क्रॉस करते देखा था और एक बार शाम को 5 बजे टाइगर को देखा था उत्तर दिशा वाली फायर लाइन को क्रॉस करते हुए। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं, अगर आप मेरा मेन चैनल विवेक अवस्थी देखते हो तो आप जानते हो कि फायर लाइन क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। फायर लाइन अंग्रेजों ने बनाई थी। जंगल में एक तरह से रास्ते होते थे जिनकी कि हमेशा सफाई करके रखी जाती थी। तो अगर आग फैलती थी तो उस जगह पे आके अपने आप रुक जाती थी, क्योंकि उसको जलने के लिए कुछ चारा या सूखी घास मिलती नहीं थी, क्योंकि 30-35 फुट का एरिया साफ करके रखा जाता था और उसमें फॉरेस्ट वाले गश्त लगाने के लिए चलते भी थे, रास्ते की तरह इस्तेमाल करते थे। वो फायर लाइन आज भी भारत के जंगलों में है। एक बार इसी फायर लाइन पर केनेथ एंडरसन ने इसी वरांडे से दूरबीन लगा के देखा था, जंगली कुत्ते यानी कि ढोल एक भालू को घेर रहे थे। उन्होंने गोल घेरा बनाया हुआ था सिर्फ 2 मील की दूरी पर। अब जैसे ही दूरबीन से केनेथ एंडरसन ने वो दृश्य देखा था, वो फौरन उस तरफ चल पड़े थे, क्योंकि 2 मील ज्यादा दूरी थी नहीं और वो नहीं चाहते थे कि ये भालू दर्दनाक मौत मरे। जब केनेथ एंडरसन वहां पहुंचे तो 3 कुत्ते पहले से मरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने गलत फहमी पाल ली थी कि सीधे साधे भालू से पाला पड़ा है, लेकिन वो भालू खतरनाक था। चौथे कुत्ते को एंडरसन ने अपनी गोली से मार दिया और भागते भागते 5वां भी शिकार बन गया केनेथ एंडरसन का। टोटल 11 कुत्ते थे, बाकी कुत्ते ठीक समय पर भाग गए थे। अब उस टाइम पर केनेथ एंडरसन .405 विंचेस्टर राइफल यूज करते थे। उन्होंने अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दी, क्योंकि वो समझ रहे थे कि भालू तो उनकी टीम में है, क्योंकि वो भालू को ही बचा रहे थे। लेकिन वो भूल गए थे ये भालू
चोट से घायल है क्योंकि कुत्तों ने इसे जगह जगह काटा है और ये नहीं पहचानता कौन इसका दोस्त है, कौन इसका दुश्मन। अब वो भालू केनेथ एंडरसन से 60 गज की दूरी पर था और केनेथ एंडरसन जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे उसी फायर लाइन पर, जिस फायर लाइन से इन्होंने भालू पर हमला होते देखा था। भागते भागते राइफल का अंडर लीवर इन्होंने खींचा, एक मैगजीन डाली, अब वो अपने आप कॉक हो गई। अब केनेथ एंडरसन रुके, पलटे, भालू 15 गज की दूरी पर था, उसके बाद 5 गज की दूरी पर, और उसके बाद जब भालू 5 गज नजदीक आ गया वो अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया, कूप डी ग्रेस स्टाइल, जो कि भालू की जिसे बैट्स हग बोला जाता है, यानी कि भालू गले मिलना चाहता है, वो कुछ गले वले नहीं मिलना चाहता, वो आपका गला काटना चाहता है, आपका चेहरा काटना चाहता है। उसके गले का वी का निशान साफ साफ नजर आ रहा था। अब जो वी का निशान दिख रहा था, केनेथ एंडरसन ने उस वी के निशान के बेस पे निशाना लिया, गोली मार दी, यानी वहां पर था भालू का हार्ट। भालू आगे को झुका और गिर गया। जब वो गिरा वो केनेथ एंडरसन से केवल 2 गज की दूरी पर था। जो 5 जंगली कुत्ते मरे हुए पड़े थे उनमें से 3 मेल कुत्ते थे, 2 फीमेल। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केनेथ एंडरसन को इनाम दिया, हर मेल के लिए 10 रुपए, हर फीमेल के लिए 15 रुपए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस टाइम पर जंगली कुत्तों को मारने के लिए इनाम देता था, क्योंकि जंगली कुत्ते डियर को खत्म कर देते थे, डियर के खत्म होने से टाइगर खत्म होता था। तो कुत्तों को मारने का कोई अफसोस नहीं था केनेथ एंडरसन को, लेकिन वो बोलते हैं ओल्ड ब्रूनो, क्योंकि इनके पालतू भालू का नाम ब्रूनो था इसलिए ये हर भालू को ब्रूनो बोलते थे। उसे मारने का इन्हें बहुत ज्यादा अफसोस था, लेकिन एंडरसन का कहना था उसने अपनी मौत अपने आप बुलाई थी, वो मेरे पीछे भागा था। तो एंडरसन बोले ये जो घटना मैंने आपको सुनाई है ये बहुत 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 पुरानी बात है। दूसरी बात जो इस फॉरेस्ट बंगलो को बहुत ज्यादा आकर्षक बनाती थी वो ये बात थी कि समुद्र से आने वाली हवा, ब्रीज, दोपहर के 2 बजे के बाद यहां पहुंचनी शुरू हो जाती थी। अगर हवा की ऊंचाई सीध में नापी जाए, यानी कि कौवे की उड़ान के जैसा, तो बंगाल की खाड़ी यानी कि समुद्र इस बंगलो से 72 किलोमीटर दूर है। और एंडरसन बोलते हैं कि मैं इस बारे में बहस करने लायक नहीं हूं कि सी ब्रीज कितने किलोमीटर दूर तक इफेक्टिव होती है। अगर आपको लगता है कि कम दूरी तक रहती है तो हो सकता है, मुझे तो महसूस होती थी। मैं इतना जानता हूं कि दोपहर के 2 बजे के बाद इस फॉरेस्ट बंगलो में वरांडे में आराम से आप सो सकते थे, इतनी ठंडी ठंडी हवा आती थी। और अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार विजिट करिए ममंदुर फॉरेस्ट बंगलो में। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब वापस अपनी कहानी पर आते हैं। उस दिन वो भैंस, यंग भैंस जो मैंने खरीदी थी 3, आते आते शाम के 5:30 बज गए। बहुत देरी हो चुकी थी, अब बांधने के लिए उचित समय नहीं था। लेकिन एक भैंस जो कि उत्तर दिशा वाली फायर लाइन थी उसमें लेके केनेथ एंडरसन चल पड़े। उसे एक इमली के पेड़ के नीचे बांधा। वापस आते आते 7 बज गए थे। बाकी की बची हुई 2 भैंसों को केनेथ एंडरसन ने गैराज में बंधवा दिया और जो लोकल शिकारी था अरिका स्वामी उसे बोला तुम किचन में सो जाओ। अब अगले दिन सुबह एंडरसन उठे और उस भैंस को देखने के लिए गए जो उन्होंने कल रात बांधी थी, लेकिन वो जिंदा थी और ये जगह उस जगह के बहुत ज्यादा नजदीक थी जहां टाइग्रेस ने पहले आदमी पे हमला किया था। तो उस भैंस को हरी हरी घास खिलाई, वहीं जड़ों के पास में डाल दी जो जड़ें थीं इमली के पेड़ में। अब एंडरसन और उनके साथी फॉरेस्ट बंगलो में वापस आ गए और उसके बाद वो गए उस तरफ जहां पर एंडरसन का एनकाउंटर हुआ था जंगली कुत्तों से और भालू से। अब जो बेट गैराज में थी
यानी कि जो भैंसा, उसे लेके गए और ठीक उसी जगह पर बांध दिया जहां पर जंगली कुत्ते भालू के पीछे पड़े हुए थे। अब फिर ये फॉरेस्ट बंगलो में वापस आए, तीसरे भैंसे को लिया और ले जाके रेलवे लाइन के पास वहां बांध दिया जहां पर वो बुजुर्ग चरवाहा शिकार बन गया था टाइगर का। अब दोपहर बाद केनेथ एंडरसन उस फॉरेस्ट बंगलो में वापस आए, अपनी शर्ट उतारी जो कि पूरी तरह से पसीने से गीली हो चुकी थी। ठंडा पड़ा हुआ लंच जो कि इंतजार कर रहा था कि उसे कब खाया जाएगा, उसे खाया। और उसके बाद केनेथ एंडरसन इंतजार करने लगे समुद्र की हवाओं का, जो दोपहर 2 बजे के बाद वरांडे में आती थी। और उन ठंडी ठंडी हवाओं में केनेथ एंडरसन सोना पसंद करते थे। और एंडरसन बोलते हैं, उन हवाओं ने मुझे निराश नहीं किया। 2 बजे के बाद ठंडी ठंडी हवाएं आ गई और वो वरांडा, वो जगह जो इतनी गर्म थी कि मेरी शर्ट पसीने से भीग गई थी, अब वहां का मंजर कुछ ऐसा हो गया था जैसे आप समुद्र के किनारे किसी आइलैंड में लेटे हो। अब अगले 3 दिन कुछ रोचक बातें हुई नहीं। ये डेली जाते थे, तीनों की तीनों बेड चेक करते थे, तीनों की तीनों जिंदा थी, उन्हें चारा पानी देके वापस आ जाते थे। 5वें दिन शाम को एक दुर्घटना हो गई। अब रेलवे लाइन के किनारे जो सिग्नल्स होते थे, उनके अंदर मिट्टी के तेल का लैंप जलाया जाता था। छोटे से छोटे रेलवे स्टेशन में भी 2 सिग्नल तो होते ही थे। एक सिग्नल जिसे बोला जाता था होम, जो कि रेलवे स्टेशन के नजदीक होता था, और एक दूर होता था, उसे बोला जाता था आउटर। और इनमें लैंप जलाने का, इनको साफ करने का काम एक कर्मचारी के जिम्मे होता था, जिसे इसी काम के लिए अपॉइंट किया जाता था। और वो ये काम करता था शाम के 6 बजे, क्योंकि उस इलाके में मैन ईटर टाइगर का साया था। हर इंसान डरा हुआ था, और जो रेलवे का कर्मचारी था वो भी इंसान था, उसका डरना भी लाजमी था। इसलिए एक कस्टम सा बन गया था, वो काम जो शाम को 6 बजे करना होता था, वो काम वो कर्मचारी 5 बजे ही कर देता था, क्योंकि आसपास जंगल थे और उसके बाद खतरा था मैन ईटर टाइगर का। अब दोनों डायरेक्शन के लैंप जलाने के लिए 2 अलग आदमी अपॉइंट होते थे। दोनों आदमी लैंप लेके निकले, एक चला रेणीगुंटा की तरफ और दूसरा चला अपोजिट डायरेक्शन की तरफ। जो गया अपोजिट डायरेक्शन में वो कभी वापस नहीं लौटा। अब शाम के 6 बजे के ठीक पहले कुछ लोग रेलवे स्टेशन से भागते भागते फॉरेस्ट बंगलो में आए। मालूम चला स्टेशन मास्टर ने उनको भेजा है मुझसे मिलने के लिए, और उन्होंने ये घटनाक्रम बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। अब जैसे ही एंडरसन को मालूम चला, जल्दी से उन्होंने अपनी राइफल उठाई, टॉर्च उठाई और कुछ जरूरी सामान उठाया जो रात भर जगने के लिए जरूरी था। उन 7 आदमियों को एंडरसन ने भेज दिया स्टेशन मास्टर के पास में, और साथ में भेज दिया अरोकिया स्वामी को, क्योंकि अरोकिया स्वामी ने मना कर दिया था कि वो अकेले फॉरेस्ट बंगलो में नहीं सोएगा। और एंडरसन ने वो वाली फायर लाइन पकड़ ली, यानी कि वो रास्ता जो आग को रोकने के लिए बनाया जाता है, जो इन्हें मालूम था कि सीधे आउटर और इनर सिग्नल के बीच में ही रेलवे लाइन तक पहुंचने का शॉर्टकट है। अब जब ये रेलवे लाइन के नजदीक पहुंचे, रेलवे लाइन थोड़ी ऊंचाई पर थी। इन्होंने देखा इनर सिग्नल की लालटेन जल रही है। अब एंडरसन ने सोचा, कितना बेवकूफ आदमी था ये, इसको पहले आउटर सिग्नल में लैंप जलाना चाहिए था और उसके बाद इनर सिग्नल में जलाना चाहिए था, क्योंकि वो ज्यादा दूर था। अब ये आउटर सिग्नल की तरफ चले। इन्हें लग रहा था कि सिग्नल के पहले ही अटैक के निशान मिल जाएंगे, क्योंकि जब वो लाइट जलाने के लिए जा रहा होगा तभी उस पर हमला हुआ होगा। लेकिन सिग्नल तक कोई भी सुराग नहीं मिला हमले का। तब इनकी निगाह सिग्नल पर गई। सिग्नल का लैंप जल रहा था, यानी वो लाइटमैन दोनों सिग्नल में लैंप जला चुका था, उसके बाद हमला हुआ था। अब एंडरसन समझ गए थे कि यह हमला इनर सिग्नल और स्टेशन के बीच में हुआ होगा,
यानी उस इंसान ने पहले आउटर सिग्नल ही जलाया, उसके बाद इनर सिग्नल जलाया, और उसके बाद जब वो स्टेशन की तरफ जा रहा था तब टाइगर ने उस पर अटैक किया। लेकिन जब इस बात पर गौर किया तो इनर सिग्नल से लेके स्टेशन तक का इलाका पूरा खेतों का इलाका था, वहां पर जंगल था नहीं। तो कोई भी टाइगर उजाला रहते खुले आम क्या खेतों के बीच में घूमेगा, और वो भी जब वो मैन ईटर हो। लेकिन हो ना हो, ऐसा हुआ तो था। अब एंडरसन ने अपनी घड़ी देखी, 6:55 हुए थे। अंधेरा हो रहा था, लेकिन आज चांदनी रात होने वाली थी। तो एंडरसन ने राहत की सांस ली कि चलो थोड़ा तो दिखेगा, नहीं तो सिर्फ टॉर्च की रोशनी पर भरोसा करना होता। अब एंडरसन करीब करीब उसी जगह पे पहुंच गए थे जहां ये फायर लाइन से रेलवे लाइन तक पहुंचे थे। वहां ये ध्यान से देखते हुए जा रहे थे। अचानक से एक नाला था, उसके पास में कुछ सफेद सफेद नजर आया। अब ध्यान से देखा तो जो रेलवे के स्लीपर्स थे उनसे नाले की तरफ वो सफेद सफेद नजर आ रहा था। पास जाके देखा तो वो धोती थी, और वहां से करीब 20 गज की दूरी पर कुछ पड़ा हुआ दिख रहा था। एंडरसन समझ गए कि ये उस लाइटमैन की बॉडी है। हालांकि वहां पर रोशनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उतनी दूर ही एंडरसन को यह मालूम चल गया कि बॉडी का कितना हिस्सा टाइगर ने खा लिया है इतनी थोड़ी सी ही देर में। सर को धड़ से टाइगर ने अलग कर दिया था। सर थोड़ी दूर पर पड़ा था, क्योंकि अभी अभी ही टाइग्रेस ने मारा है। पूरी संभावना थी कि टाइग्रेस आसपास होगी। इस बात की भी संभावना थी कि झाड़ियों के अंदर बैठ के वो केनेथ एंडरसन को देख रही होगी। तो एंडरसन ने बॉडी के नजदीक जाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि बिना मतलब में ये टाइगर को प्रवोक करना होता और टाइगर कहीं से भी हमला कर सकता था। तो एंडरसन ने डिसाइड किया कि वो रेलवे ट्रैक के नजदीक ही बैठेंगे, क्योंकि रेलवे ट्रैक ऊंचाई से जा रहा था। टाइगरस कहीं से भी अटैक करती तो उसे 15 फीट की छलांग मारनी होती। तो टाइगरस ना तो आगे से आती ना तो पीछे से आती, पक्का वो दाएं या बाएं से आती जहां से रेलवे लाइन चल रही थी। लेकिन जब वो इधर से आती तो एंडरसन को देखने का पूरा समय मिल जाता। हालांकि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि वो रेलवे की पटरियों की जो ऊंचाई है उसमें आगे या पीछे से चढ़ सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, चांस तो लेना ही था। अब एंडरसन ने राइफल में टॉर्च तो तभी लगा ली थी जब ये फायर लाइन में चलते हुए रेलवे लाइन की तरफ जा रहे थे। उसके बाद ये पटरियों पे लेट गए। अपना बैग इन्होंने अपनी छाती के नीचे लगा लिया ताकि रेलवे लाइन इन्हें गड़े नहीं। ये ब्रॉड गेज लाइन थी, पटरियों के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा था। अब अपने पैर इन्होंने फैला दिए, एक पैर इस तरफ दूसरा उधर, तो रेल की पटरियों के बीच में लेट गए। इनके पैर दूसरी पटरी से टच कर रहे थे और चेस्ट थी दूसरी पटरी के ऊपर। अब जो स्लीपर था वो करीब 8 इंच का था जिसके ऊपर एंडरसन लेटे थे। बहुत ज्यादा आरामदायक स्थिति तो थी नहीं, बहुत हार्ड था वो स्लीपर। अब चंद्रमा आ गया था, अच्छी तरह से चमक रहा था, चांदनी बिखरी हुई थी, और वो लाइनमैन की जो बॉडी थी वो साफ नजर आ रही थी चांदनी रात में। अब जो इनर सिग्नल था उससे लाल रोशनी टिमटिमा रही थी। ये लाइट एंडरसन को इस बात का एहसास करा रही थी कि जरूरत पड़ने पर मदद आ जाएगी, पास में ही है, यानी कि रेलवे स्टेशन। अब कुछ घंटे बीत गए, तभी जंगल की तरफ से सांबर डियर की अलार्म कॉल आई। इससे एंडरसन को अंदाजा लगा कि टाइग्रेस चल पड़ी है शिकार तक आने के लिए। लेकिन नहीं, एक दूसरे सांबर डियर की कॉल और दूरी से आई, और उसके बाद स्पॉटेड डियर की कॉल भी आने लगी। यानी वो टाइग्रेस आ नहीं रही थी, जा रही थी। लेकिन फिर कॉल कई दिशाओं से आने लगी। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई एक कार्निवोरस जानवर है जो एक दिशा में जा रहा है। ऐसा लग रहा था कई दिशाओं में कई कार्निवोरस जानवर भूखे हैं और निकल पड़े हैं शिकार पर। अब क्योंकि आज चांदनी रात थी तो इस बात की भी संभावना थी कि जंगली कुत्ते यानी कि ढोल निकल पड़े हो शिकार पर। वैसे जंगली कुत्ते हमेशा दिन में ही शिकार करते हैं, रात में नहीं करते। लेकिन जब चांदनी रात होती है तब ये निकल पड़ते हैं शिकार पर, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा होता है कहाँ है शिकार। आधी रात बीत गई थी
अचानक केनेथ एंडरसन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो जो देख रहे थे उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उस लाश का सर जो एक तरफ पड़ा था, अपने आप लुढ़कता हुआ साइड में जा रहा था। इसके पहले तक वो सर आसमान की तरफ देख रहा था, अब लुढ़कने के बाद उसकी आंखें मेरी तरफ थीं और वो मुझे ही देख रहा था, और सामने से कोई भी जानवर उसे टच करता हुआ दिखा नहीं था। एंडरसन अंदर से डर चुके थे। अपने सूखे होठों पर उन्होंने जीभ फेरी और फिर उसी तरफ देखते रहे। अब वो सर वापस उसी तरफ घूम गया, लुढ़कने लगा, और ऐसा लग रहा था अब उसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपने पुराने स्थान तक पहुंच जाए। फिर लुढ़का, फिर वहीं आया और फिर घूरने लगा एंडरसन को। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैं आपको बता दूं कि मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल आदमी हूं। जिंदगी भर शिकार के लिए आधी खाई हुई बॉडियों पे बैठा हूं, कितनी बॉडीज को मैंने मूव करते हुए देखा है, लेकिन ये पहला मौका था जब मैं किसी के सर को एक जगह से दूसरी जगह जाते और दूसरी जगह से वापस उसी जगह पे आते हुए देख रहा था।